हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, हाँ बोला। अरे यार, करने से पहले ये अशार कहना चाहता हूँ। अभी 15 अगस्त आ रही है और हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। इसी तरह एक दूसरे शायर है M.R. चिश्ती, वो कितना अच्छा कहते हैं, जरा सुनिए। भजन का बोल है लफ्ज अजान बसता है, भजन का बोल है लफ्ज अजान बसता है, हमारी रूह में हिंदुस्तान बसता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल चेयर, मैं डॉक्टर अजहर अबरार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, गेस्ट और तमाम स्टूडेंट का इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम नेशनल वेबिनार सुनने के लिए बैठे हैं। अभ्यास मंडल के कोलैबोरेशन से रखा गया है। आज इस नेशनल वेबिनार में भाषा अभ्यास मंडल की कन्वीनर डॉक्टर रिजाला हाशमी मैम, कोचिंग फॉर एंट्री इन सर्विसेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्वप्निल धात सर और एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद शेंडे सर मौजूद है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर M.B. बागड़े सर की शख्सियत बड़ी डायनामिक है। आपके गाइडेंस में हमारे कॉलेज में वेबिनार की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे कॉलेज और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के हजारों स्टूडेंट्स बेनिफिट हासिल कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक स्कॉलर्स और एकेडमिशियन हमें नसीब हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं जिन्हें सी है। आज हमारे इस नेशनल वेबिनार का टॉपिक है एन ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स यूपीएससी एमपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। शुरू करने से पहले हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर M.B. बागड़े सर से मैं मेहरबानी करके इनॉग्रल स्पीच दें। Good afternoon. Good afternoon, all of you. First of all, I would like to welcome the resource person of today's webinar, Shri Virendraji Pilondre. I am thankful to him as he has spared a lot of time for us, and his valuable guidance will be useful for our students. Today's webinar is in collaboration with Bhasha Abhyas Mandal, NCC unit of the college, and Entry Services Coaching Center. So I congratulate all the three conveners, Dr. Ghazala Hashmi, Dr. Swapnil Dahat, and Dr. Vinod Shende, for organizing this webinar on a very important topic. Because in colleges, we used to teach them the syllabus. But apart from the syllabus, many more things are required, just like the coaching for the UPSC or MPSC examination, or you can say the banking examination or any competitive examination. This part, it is very important, but in curriculum of the university, this part is neglected. There is no scope for this very important factor. And that's why we have organized this webinar
for the benefit of our students. So I hope that today's resource person, Dr. Virendra, will guide the student, and student will take the advantage of his knowledge, and they will do, they will apply that thing for the UPSC or MPSC or any competitive examinations. So with this, I would like to inaugurate this webinar and declare the webinar is inaugurated, and wish you all the best. And once again, I congratulate all the 3 conveners and the team who is working for the success of the webinar. So again, I am very much thankful to all of you, and I'm thankful as you have given me the space in this webinar. So thank you. And with this, I will conclude here. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इनॉग्रल स्पीच दी। अब मैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर वीरेंद्र पिलोंद्रे सर, डायरेक्टर स्पर्धा प्रबोधिनी स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन नागपुर के इंट्रोडक्शन के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मराठी डॉक्टर महेश जोगी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर का इंट्रोडक्शन पेश करें। धन्यवाद सर, त्या ठिकाणी दिली। पिलोंद्रे सर यांचा परिचय करून देणं ही एक औचित्याची गोष्ट आहे, कारण त्यांच्या कृतीतून यशस्वी जीवनाचे बाळकडू ज्या विद्यार्थ्यांना सतत मिळत असतात, अशा महनीय व्यक्तींचं या ठिकाणी परिचय करून देणं हे औचित्याला पकडून नाही असं मला वाटतं। तरी परंतु डॉक्टर अझर अब्रार सरांनी मला त्यांचा परिचय करून देण्याचं या ठिकाणी देण्यासाठी आमंत्रित केलं, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। पिलोंद्रे सर हे एक विद्यार्थ्यांना घडवणारे, खऱ्या अर्थानं मार्गदर्शक म्हणून आपल्याला या ठिकाणी परिचित आहेत। त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून आजपर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांचं जे काही आयुष्य आहे ते आयुष्य या ठिकाणी घडवलेलं आहे, आणि आपल्या मार्गदर्शनाखाली खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांचे कुटुंब जे आहे ते कुटुंब या ठिकाणी नोकरीवरती लावून दिलेले आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। कारण आपण जर पाहिलं तर त्यांनी 150 ते 200 जे काही विद्यार्थी आहेत, जे खऱ्या अर्थानं स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी, त्याच्यामध्ये STI आणि PSI या ज्या काही स्पर्धा परीक्षा आहे, त्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये, त्यांच्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थाने यशस्वी करून दाखवलेलं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं। आणि असे जे काही कुटुंब आहे ते कुटुंब आपल्या अवतीभोवती कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळतं। हे त्यांचं विशेष जे काही आहे योगदान, ते योगदान मला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने भावलेलं आहे। असे महनीय व्यक्ती आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने कशी तयारी करावायची आहे त्याबद्दल मोलाचं असं मार्गदर्शन करणार आहे, त्यांचा परिचय करून देणं हे मी माझं आद्य कर्तव्य समजतो। त्यांचा अकॅडमिक जो काही परिचय आहे तो परिचय पुढील प्रमाणे आहे। त्यांची निवड जी आहे ती पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून MPSCच्या परीक्षेतून सर्वप्रथम झालेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। त्यासोबतच त्यांची पुन्हा दुसऱ्यांदा जी काही निवड आहे ती निवड त्यांनी ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर म्हणून MSRTCच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांची निवड या ठिकाणी झालेली आहे। त्यात सुद्धा त्यांनी आपलं योगदान या ठिकाणी दिलेलं आहे। पुन्हा त्यांची एक्सटेन्शन ऑफिसर म्हणून सुद्धा या ठिकाणी निवड झालेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। त्यानंतर पुन्हा त्यांनी CPO म्हणून, सब इन्स्पेक्टर म्हणून सुद्धा त्यांची निवड या ठिकाणी झाली, आणि हे सर्व निवड होऊन सुद्धा एक सुखवस्तू असं आयुष्य त्यांना मिळालं असून सुद्धा त्यांनी आपली जी काही बांधिलकी आहे ती बांधिलकी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांप्रती समर्पित करून विद्यार्थ्यांना आपल्याला कशा पद्धतीने घडवता येईल याच्यासाठी म्हणून त्यांनी आपली अकॅडमी जी आहे प्रबोधिनी, ती अकॅडमी या ठिकाणी
खऱ्या अर्थानं स्थापन केली, निर्माण केली आणि त्या अकादमीच्या माध्यमातून ते विविध क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षेमध्ये सहभाग नोंदवणारे जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांना मुलाचं असं जे काही मार्गदर्शन आहे ते मार्गदर्शन आपल्या या स्कूलमध्ये सतत करत असतात. असे वीरेंद्र पिलोंद्रे सर हे या ठिकाणी आज आपल्याला मुलाचं असं मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी आपला जास्त वेळ न घेता सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मुलाचं असं मार्गदर्शन आम्हा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आणि आम्हा प्राध्यापकांना सुद्धा या ठिकाणी करावं. डॉक्टर वीरेंद्र पिलोंद्रे सर. बहुत शुक्रिया सर. मैं महेश जोगी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सर का इंट्रोडक्शन पेश किया. और ये कि भाई विद्यार्थी सोचते हैं कि हम डिग्री लेने के बाद में क्या करें, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है. आज डेफिनेटली सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और इस सेशन से उन्हें बहुत फायदा मिलेगा. और ये भाई मैं सर से, मिस्टर वीरेंद्र पिलोंद्रे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे स्टूडेंट के लिए की नोट एड्रेस पेश करें. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबसे पहले आदरणीय बागड़े सर, डहाट सर, शेंडे सर, हाशमी सर, सभी को मेरा नमस्कार. आज आपने जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है वो बहुत अच्छी बात है कि आज घर में जो स्टूडेंट है जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा. उनको समझ में आएगा कि हमें घर बैठे करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, किस फील्ड में जाना है. शायद बहुत सारे उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी शायद आज पूरे हो जाए या क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाए. तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से यूपीएससी, एमपीएससी और सिविल सर्विसेज के बारे में हर चीज पता चले. हम लोग स्टार्ट करते. सबसे पहले तो कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम हमें देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, मींस यूपीएससी देना हो या एमपीएससी देना हो, तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है ग्रेजुएशन का. यानी एनी ग्रेजुएट, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन जिसने किया है वो ये एग्जाम दे सकता है. फिर दूसरा एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये एग्जाम होती किस लिए है. तो ये एग्जाम होती है क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए. जैसे कि यूपीएससी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स है उनके लिए एग्जाम लेते हैं, और एमपीएससी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन हम इसको बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए एग्जाम ली जाती है. अब बहुत बार हमारे दिमाग में ये आता है, खासकर जो ग्रामीण एरिया से आए हुए स्टूडेंट होते हैं उनके, या फिर जो बीए, बीकॉम करने वाले या बीएससी करने वाले स्टूडेंट है उनके, कि हम ये कर पाएंगे क्या. क्योंकि वो बच्चे सोचते हैं कि ये फील्ड जो होती है वो बहुत होशियार बच्चों के लिए होंगी, यानी जो इंजीनियरिंग है, जो डॉक्टर्स फील्ड में है, या बहुत पढ़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है, अब वो 80%, 90% मार्क्स लाए हुए हैं, ऐसे ही लोग इस फील्ड में जा सकते हैं. ऐसी सोच होती है बहुत लोगों की, और वो सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. तो उसके बाद अगर हर कोई बच्चा ये कर सकता है तो हमें पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. मतलब हम लोग हर समय ये सोचते हैं कि हमें अगर इस फील्ड में जाना है तो हम करें क्या, क्या पढ़े. अब हमें पढ़ना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम कितनी इजी है. ये एग्जाम देने वाला हर कोई बच्चा
बचपन से बहुत होशियार नहीं होता या गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता या उसने 80% 90% से ऊपर मार्क्स लाए हुए नहीं होते। इस फील्ड में आने वाला हर बच्चा, हर स्टूडेंट किसी भी फील्ड से आ सकता है। वो 35% से अगर पास हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है, तो भी वो एग्जाम दे सकता है और क्वालिफाई भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। आपने नीलेश भरने सर का नाम सुना होगा। नीलेश भरने सर को बीएससी में शायद कुछ 40-45% ही थे, जो हमारे नागपुर के डीसीपी थे। तो वो सर ने भी आईपीएस का एग्जाम क्रैक किया, यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, जबकि उनको कम परसेंटेज। तो ऐसे काफी एग्जाम्पल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत होशियार लोग ही ये एग्जाम दे पाते हैं। ठीक है, अगर हमें ये एग्जाम देनी है और ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो एक्चुअली एग्जाम की रिक्वायरमेंट है हार्डवर्क। हम अगर अच्छा हार्डवर्क करेंगे तो हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम लोग ये सोचते हैं हार्डवर्क यानी क्या? हमें बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत नॉलेज चाहिए इसकी जरूरत नहीं। अगर बहुत पढ़ते हो आप तो अपने आप आपको नॉलेज आ जाता है। मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई करना या हमें ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट मिलाना बहुत टफ नहीं है। हम लोग वो इजीली मिला सकते हैं। अब उसके लिए हमें हार्डवर्क करना है, प्लस साथ साथ में एक अच्छे गाइडेंस करने वाले इंसान के हाथ के नीचे हमें गाइडेंस भी लेना है, ताकि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ा है या नहीं, ये हमें समझना है। अगर हम सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। अब मैं उन बेसिक सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक हिस्सा है जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक होता है मैथ्स और एक होता है रीजनिंग। अब हमें जो मैथ्स पढ़ना है या मैथ्स करना है वो इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है। हम जो मैथ्स करने वाले हैं या जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं उसकी लेवल है अप टू 10th। आप यूपीएससी एग्जाम दे दो या एमपीएससी एग्जाम दे दो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर होना है तो मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और वो मैथ्स सब्जेक्ट की लेवल है अप टू 10th। म्हणजे फक्त 10वी पर्यंतच्या गणिताचा अभ्यास तुम्हाला करायचा आहे, त्याच्या पुढला अभ्यास मुळीच करायचा नाही। 11वी 12वीच्या गणितापर्यंत पण तुम्हाला जायचं नाहीये, आणि 10वी पर्यंत आपण ते गणित सोडवलेलं आहे। सभी ने 10% मैथ्स ये सब्जेक्ट सॉल्व किया हुआ है, और हम लोग अभी ग्रेजुएशन लेवल पे है, हम अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसका मतलब 10 तक के मैथ्स करना बहुत टफ नहीं है, बिलकुलच कठीण नाही आहे, सगळ्यांसाठी ते सोपं आहे। आता एक नवीन विषय येतो तो रिझनिंग, ज्याला आपण बुद्धिमत्ता चाचणी पण म्हणतो। रिझनिंग विषय हा अत्यंत सोपा विषय असतो, जो प्रॅक्टिसने येऊन जातो। आपण आधी शाळेमध्ये त्याला केलेलं नसतं, तो आपल्यासाठी नवीन आहे पण कठीण नाही। मग थोडंसं लॉजिक आपल्याला तिथे वापरायचं असतं, लॉजिकल क्वेश्चन्स फक्त असतात, आणि लॉजिकल क्वेश्चन्स हे प्रॅक्टिसने आपल्याला सोडवता येतात। म्हणजे जो जास्त प्रॅक्टिस त्याची करेल त्याला तितके जास्त प्रश्न सोडवता येतील। तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस मस्ट होती है, उसको हम हार्ड वर्क भी बोल देंगे। हमें 2-3 घंटे अगर डेली रीजनिंग करने मिल गया, टाइम मिल गया, उतना हमने कर लिया, तो हम इजीली रीजनिंग को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं दूसरे पार्ट के तरफ जाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में अगर हम एमपीएससी देते हैं तो हमें मराठी और इंग्लिश पर फोकस करना है, और अगर हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हमें हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करना है। मतलब यूपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, एमपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज।
भाषा कुठलीही स्पर्धा परीक्षा असेल तर त्यावर भाषा आपल्याला मराठी आणि इंग्रजीचा अभ्यास करावा लागतो आणि UPSC जर असेल तर आपल्याला हिंदी आणि इंग्रजीचा अभ्यास करावा लागतो. चला मग आता मराठी, आपण 10वी पर्यंत मराठीचं वाचन केलंय, मराठीचा निबंध लिहिलाय, मराठीचं पत्र लिहिलंय आणि मराठीचं व्याकरण पण सोडवलंय. म्हणजे 10वी पर्यंत आपण जे केलं पत्रलेखन, निबंध लेखन आणि व्याकरण, त्याच्यावरच पूर्ण पेपर अवलंबून असतो. म्हणजे पूर्ण लँग्वेजची, मराठीची परीक्षा अवलंबून असते. सेम विषय आहे तो पण एसे रायटिंग, कॉम्प्रिहेन्शन, लेटर रायटिंग अँड ग्रामर यावरच डिपेंड आहे. तर अप टू 10th अपन जो केला है, अप टू 10th हमने जो लैंग्वेज में किया है, निबंध लिखा है, पत्र लेखन किया है और उसके बाद हम लोगों ने ग्रामर भी सॉल्व किया है लैंग्वेज में. तो इन्हीं 3 चीजों पर हमारा लैंग्वेज का पेपर डिपेंड होता है. अब थर्ड जो स्टेप है वो आता है जनरल स्टडी. और जनरल स्टडी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जनरल स्टडी में क्या, जनरल स्टडीज में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सिलेबस होता है हमारा. तो जनरल स्टडी में हमारा सब्जेक्ट क्या है? जनरल स्टडी में सबसे पहले आएगा साइंस, उसके बाद आएगा इकोनॉमिक्स, फिर आएगा ज्योग्राफी, फिर आएगा हिस्ट्री, उसके बाद आएगा कॉन्स्टिट्यूशन. जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जनरल स्टडी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन. These are the very important subject in every competitive exam. तो हम ये सब्जेक्ट पे अगर हमारी पकड़ लाते हैं, हमारी कमांड लाते हैं, तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाते हैं. अब हम उस सब्जेक्ट पर डिस्कस करते कि वो सब्जेक्ट कितने इजी होते हैं. साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन की जो लेवल होती है वो भी होती है अप टू 10th. म्हणजे 10वी पर्यंत आपण जे विज्ञान वाचलंय, आपण जे सायन्स वाचलंय, त्या 10वी पर्यंतच्या अभ्यासावर अवलंबून असलेले प्रश्नच UPSC आणि MPSC एक्झाम मध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल फिजिक्सवर काही प्रश्न असतील, केमिस्ट्रीवर काही प्रश्न असतील, ह्यूमन बायोलॉजी रिलेटेड काही प्रश्न असतील, बॉटनी रिलेटेड काही प्रश्न असतील आणि झूलॉजी रिलेटेड काही प्रश्न असतील. अप टू 10th जो सिलेबस आहे त्याच्या बाहेर सायन्सवर प्रश्न विचारले जात नाही. म्हणजे 10वी पर्यंतचा अभ्यास जर आपण व्यवस्थित केला तर आपण सायन्स विषयावर पण आपली पकड आणू शकतो. फिर आता है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट, अगर हम MPSC देते हैं तो महाराष्ट्र का ज्योग्राफी, और उसके बाद एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम भौतिक भूगोल भी बोलते हैं. ये सारा भी सिलेबस अप टू 10th ही है. मतलब 10th तक के हमने जितना ज्योग्राफी पढ़ा है ना, रॉक के बारे में पढ़ा है, वेंट्स के बारे में पढ़ा है, रेन, टाइप्स ऑफ रेन्स के बारे में पढ़ा है हमने, इंडिया का ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि फिजियोग्राफिक रीजन कितने हैं. उसके बाद हमें एक्स्ट्रा एडिशन करना है, अगर MPSC करना है तो महाराष्ट्र का ज्योग्राफी. तो अप टू 10th जो ज्योग्राफी है उस पर अगर हम बहुत अच्छी अपनी पकड़ लाते हैं, उस पर हम अपनी कमांड लाते हैं, तो इजीली हम ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है, ज्योग्राफी हो गया. उसके बाद हिस्ट्री. हिस्ट्री को के बारे में सबको पता है कि हमें हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो
दो इसमें हम डिवाइड करते हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, एक इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे एग्जाम में स्पेशली यूपीएससी और एमपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा ही नहीं जाता, तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़ना ही नहीं है। अब आता है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग एरा के हिसाब से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों टाइप का हिस्ट्री यूपीएससी में होता है, एमपीएससी स्टेट सर्विस में होता है। बट जो पीएसआई की एग्जाम होती है, पीएसआई एसटीआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री होता है। मतलब देखिए, हम कौन सी एग्जाम देते हैं, कौन से एग्जाम को चूज करके हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई भी कम कम होते जाती है। मतलब हिस्ट्री में हमें अभी अगर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है तो चॉइस मिल जाती है कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, बाकी जो हिस्ट्री है मिडियल और एन्शियंट वो पढ़ने की जरूरत नाही आहे। तर इतिहासाबद्दल आम्ही चर्चा केली। इतिहासामध्ये 3 भाग आम्ही डिस्कस केले, एन्शियंट, मिडियल अँड मॉडर्न। दोन्ही जे भाग आहेत, तिन्ही जे भाग आहेत ते तिन्ही प्रत्येक परीक्षेला नाही, यूपीएससी ला आहेत, एमपीएससी स्टेट सर्व्हिसला आहे, पण पीएसआय एसटीआयच्या परीक्षेला नाही, त्याला फक्त मॉडर्न हिस्ट्री आहे। मॉडर्न हिस्ट्रीज फक्त वाचायचं आहे। 4th सब्जेक्ट आहे तो इकॉनॉमिक्स। इकॉनॉमिक्स हा विषय आपण 9व्या वर्गापासून वाचतो। कॉमर्सचे विद्यार्थी इकॉनॉमिक्स कंटिन्युअस वाचतात, काही आर्ट्सचे विद्यार्थी आहेत त्यांचा पण इकॉनॉमिक्स विषय असतो। तर इकॉनॉमिक्स हा आपल्या ग्रॅज्युएशन पर्यंतच्या सिलेबसशी रिलेटेड आहे, पण अप्लाइड इकॉनॉमिक्स आहे। फॉर एक्झाम्पल बजेट, आपण आपल्या देशाचं जे बजेट वाचन करत असतो, न्यूजपेपर मध्ये वाचतो, तर त्या बजेटशी रिलेटेड इकॉनॉमिक्स आपला आहे। मग बजेटशी रिलेटेड बऱ्याच गोष्टी असतात, जीडीपी, जीएनपी, म्हणजे आपला नॅशनल इन्कम काय आहे त्याच्याशी रिलेटेड। मग नॅशनल इन्कम म्हटलं तर इकॉनॉमी आली, मग इकॉनॉमी म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमी, इंडियन इकॉनॉमी, तर हे सगळं कोरिलेट आहे। मग पुढे बँकिंग येतं, त्याच्यानंतर प्लॅनिंग येतं, इंडियाच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपण जे प्लॅनिंग करतो ते येऊन जातं। तो इकोनॉमिक्स में हम इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बजट के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है। बजट है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड नेशनल इनकम आ जाता है, नेशनल इनकम से रिलेटेड फिर बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, उसके बाद प्लानिंग आ जाते हैं। मतलब जो भी हम हमारे नेशन में, हमारे नेशन को डेवलप बनाने के लिए करते हैं, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है। और अगर कोई अच्छा इंसान हमें इस बारे में पढ़ा दे तो हम लोग कभी उस सब्जेक्ट को नहीं भूलते, इतना अच्छा और इजी सब्जेक्ट ये होता है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसको हम राज्य घटना बोलते हैं, तो ये संविधान भी पढ़ना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हमने शायद 9th और 10th में पढ़ा होता है। उसके बाद जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो पढ़ता है, जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं वो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत टफ नहीं है। अभी मैंने आपको एक जो सिलेबस है या फिर कौन से सब्जेक्ट हमें एग्जाम के लिए पढ़ने हैं वो बताए। अगर आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से सुने हैं तो आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी वाला ये नहीं सोचेगा कि क्या क्या है, तो मैथ्स में इंजीनियरिंग का मैथ्स है और कहाँ से आ रहे सब्जेक्ट, तो एमबीए का कुछ सिलेबस है या फिर आईआईटी का कुछ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सिलेबस होता है, इसीलिए हर कोई इंसान ये एग्जाम दे सकता है, हर कोई इंसान इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। खासकर हमारे जो रूरल बॅकग्राऊंड के लोक होते हैं, म्हणजे जे ग्रामीण भागातले लोक असतात, त्यांच्या मनात भीती असते की ही परीक्षा आम्हाला पास करता येईल की करता येणार नाही,
सगळ्यांना ही परीक्षा पास करता येते. त्यासाठी फक्त परीक्षेची काही रिक्वायरमेंट आहे ती आपल्याला पूर्ण करावी लागते. आता येऊ आपण परीक्षेकडे. जी परीक्षा आहे ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी, पास होण्यासाठी, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली जो नीड है या फिर रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, वो है हार्डवर्क. हार्डवर्क के सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता. हम अगर सोचेंगे कि हार्डवर्क हम नहीं करते तो हम ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकते. आपने सुना भी होगा या बहुत बार खुद अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको दिखेगा कि जब तक हम धूप में नहीं निकलते तब तक हमारी परछाई भी हमें नहीं दिखती. मतलब हमें हमारी परछाई को देखने के लिए भी धूप में निकलना पड़ेगा. इसका मतलब यही होता है कि हमें अगर ऑफिसर बनना है, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डिप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हमें अगर मिलाना है तो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा. अब हार्डवर्क हम कब करते हैं? जब हमें या हमारी खुद की ख्वाहिश होती है ऑफिसर बनने की. मैंने आपको बताया कि नहीं, आप बन सकते हो, आप कर सकते हो, आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है, मैंने बता दिया. लेकिन जब तक आप वो उस ख्वाहिश को वो ख्वाहिश नहीं करोगे, मुझे कहना है कि आपका विल, आपकी इच्छा, तुमची इच्छा, जोपर्यंत तुमची इच्छा जागृत होणार नाही है ना, उसे हम ख्वाहिश बोलते हैं. जब तक आपकी जो ख्वाहिश है वो आप मतलब उस ख्वाहिश को आप ढूंढोगे नहीं, तब तक आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे. अब आपने जो ख्वाहिश रखी है वो हो सकता है छोटी हो, बड़ी हो, डिपेंड होता है. हम अपनी अपनी कैपेसिटी को सोचते हैं और हम सोचते हैं कि चलो हम अभी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद हम ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर ले, तो हम एक छोटी सी कोई तो भी ख्वाहिश रखते हैं. मेरा मानना यह है कि ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए. ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए. आपकी जो इच्छा आहे, तुमची जी इच्छा शक्ती आहे ती जरी छोटी असली तरी ती पूर्ण करण्यासाठी तुमचं मन हे जिद्दी असलं पाहिजे, तरच तुम्हाला ऑफिसर बनता येतं आणि ते मिळवता येतं. म्हणजे सगळ्यात पहिले इच्छाशक्ती असणे खूप गरजेचं आहे. इच्छाशक्ती असेल तरच आपण पुढल्या कामाकडे वळतो, म्हणजे यांना त्यांना भेटतो, त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेतो. त्याच्यानंतर आपण मार्गदर्शन घेऊन त्या प्रक्रियेला सुरुवात करतो. तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला इच्छा जागृत करावी लागेल. आपको आपके दिल में वो ख्वाहिश पैदा करनी पड़ेगी कि हमें ये एग्जाम क्रैक करनी है और हमें ऑफिसर बनना है. जब तक आप ये नहीं करोगे, आपकी दिली ख्वाहिश नहीं होगी, तब तक आप उस लेवल तक नहीं जा पाओगे. तो आज से सोच लो कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत इजी है और हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है और ऑफिसर बनना है. तो अगर आपने ये सोच लिया, आपने ये इच्छा जागरूक कर ली, तो आप इजीली ऑफिसर बन सकते हैं. चलो, अब इच्छा के बाद उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है, मतलब हार्डवर्क करना होता है. अब एकेडमिक में मतलब ग्रेजुएशन तक के हम जो पढ़ाई करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है. हम लोग कॉलेज में किंवा कॉलेज की एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं
कि यार एग्जाम आने से 1 महीना पहले हम लोग पढ़ लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, और वैसा होता भी है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने जिस दिन से सोच लिया कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है, उस दिन से लेकर आपका फायनल सिलेक्शन होते तक आपको पढ़ना है। ज्या दिवसापासून तुम्ही विचार केला की मला ही परीक्षा उत्तीर्ण करायची आहे, त्याच दिवसापासून तुम्हाला अभ्यासाला लागायचं आहे, आणि जोपर्यंत तुमचं सिलेक्शन होणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला तुमचा अभ्यास कंटिन्यू ठेवायचा आहे। म्हणजे इथे तुम्हाला परीक्षा आली, फॉर्म भरला, महिनाभर अभ्यास केला आणि मी उत्तीर्ण झालो असं होत नाही। मग ही परीक्षा सोपी आहे, पण या परीक्षेत कॉम्पिटिशन जास्त आहे, म्हणून तुम्हाला अभ्यासाची वेळ वाढवावी लागते। ये एग्जाम इजी जरूर है, बट इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से आपको हार्डवर्क करना है, मतलब पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, आपको पढ़ाई में बिजी रहना है। जिस दिन से आपने सोच लिया उस दिन से लेकर आपका फाइनल सिलेक्शन होते तक के आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है। हाँ, अब अगर हम दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, अगर हम दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं तो 365 डेज में, मतलब 1 ईयर में हमारी सारी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, हमारे सारे सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ आ जाती है विथ गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस के अलावा सब्जेक्ट के कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, ये भी उतना ही सच है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको 12 आवर इंटू 365 डेज पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन 12 आवर अगर आप पढ़ने बैठते हो तो उसका आउटपुट भी 12 आवर का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सुबह 7 बजे घर से गए, लाइब्रेरी में बैठे, शाम को 7 बजे वहां से उठे और घर आए, तो घर वालों को लग रहा है कि बच्चा 12 घंटे पढ़ के आया, लेकिन आपने उस 12 घंटे में कितना टाइम पास किया ये वो आपको ही पता रहेगा। मतलब 12 आवर का आउटपुट मैं आपसे चाहता हूं। आप अगर पढ़ने बैठे 1 घंटा आप पढ़ रहे हो तो आपका फुली कंसंट्रेशन उस 1 घंटे में उस पढ़ने में ही होना चाहिए। जो भी पढ़ोगे वो परफेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में अरे यार मेरे दोस्त का बर्थडे है, शाम को मुझे जाना है, उसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। आप इधर पढ़ रहे हो, बुक आपके सामने, और आपके दिमाग में बाकी की चीजें चल रही, तो उसे आउटपुट नहीं बोलते। जितना देर पढ़ने बैठोगे उतने देर का अगर आउटपुट निकलता है तो 1 साल के अंदर आप ऑफिसर बन सकते हो। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने लाइफ का 1 साल खुद की लाइफ बनाने के लिए, खुद का एक स्टेटस बनाने के लिए, दूसरे बच्चों के लिए या हमारे छोटे भाइयों के लिए आइडियल बनने के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए आइडियल बनने के लिए देना है। मतलब 1 साल का डिवोशन आपके खुद के डेव्हलपमेंट के लिए आपको चाहिए। 1 वर्षात तुम्ही ऑफिसर बनू शकता। 1 वर्षाचं डिवोशन तुम्हाला पाहिजे, तर तुम्ही इतरांसाठी आयडियल बनून जाल। तुमचा जो दर्जा आहे, स्टेटस आहे, तो उंचावेल आणि तुम्ही सुखी व्हाल, डेव्हलप व्हाल। ठीक आहे। आता अभ्यास करताना आउटपुट बद्दल मी बोललो, ते इम्पॉर्टंट आहे। हार्डवर्क सोबत एक प्रकार असतो ज्याला स्मार्ट वर्क म्हणतात, पण सुरुवातीला आपण जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला स्मार्ट वर्कची जाणीव राहत नाही। स्मार्ट वर्क हे आपल्याला जेव्हा आपण अभ्यासाला लागतो, टेस्ट पेपर सॉल्व करतो किंवा प्रीवियस पेपर सॉल्व करतो किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या गाइडेंस मध्ये आपण अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला ते कळतं। अगर हम किसी इंसान के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं या फिर जो
क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं, हम उसे टटोल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इसकी डेप्थ क्या है, हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी छोड़ना भी है। तो हमें क्या चीजें स्किप करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, किस पे स्ट्रेस देना है, कौन सी, इसे बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। तो ये स्मार्ट वर्क हमें अलग अलग चीजों से आता है, बट उसके लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हम ये पोस्ट नहीं मिला पाएंगे। और आपको आपके लिए समय ही कितना देना है, 12 into 365 hour, 12 hour into 365 days, sorry, 12 hour into 365 days, यानी 1 year आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, आप ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाओगे। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 2-3 साल से पढ़ रहे, 4 साल से पढ़ रहे, 5 साल से पढ़ रहे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वो अगर 4 साल से पढ़ रहा है तो वो 12 आवर सिर्फ बैठ रहा है, 12 आवर का आउटपुट नहीं दे रहा है। मतलब 12 घंटे, 12 तास तो जर अभ्यासाला बसलाय तर त्याचा आउटपुट 12 तासाचा नाहीये। तो 7 वाजता घरून निघतो, 8 वाजता लायब्ररीत पोहोचतो, त्याच्यानंतर मित्र भेटला की त्यांच्यासोबत चहा प्यायला जातो, त्याच्यानंतर 9 वाजता अभ्यासाला बसतो, 12 वाजता उठून जातो, 3 तास ऍक्च्युअली त्याने रीडिंग केलं आणि त्या 3 तासातही त्याच्या डोक्यात भलते सलते विचार सुरू आहे. कोणते? अरे यार माझं सिलेक्शन होईल की नाही, अरे यार माझं वाचन झालंच नाही, अरे यार मला मित्राच्या बर्थडेला जायचंय, त्याच्या लग्नाला जायचंय, अरे यार माझ्या आईने मला आज रागवलं. त्या 3 तासात तुमच्या डोक्यात जर हे भलते सलते विचार सुरू असतील ना, तर त्या 3 तासाचं आउटपुट 3 तास तुम्ही काढलं नाही, हार्डली अर्धा तास काढला. त्याच्यानंतर मग पुन्हा चहा किंवा जेवण, नंतर थोडी झोप, नंतर पुन्हा रीडिंग. त्या रीडिंग मध्ये तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशननी रीडिंग करता का हे सांगता येत नाही. एखाद्याला जर 4 वर्ष 5 वर्ष झाले ना, तर याचा अर्थ असा आहे की त्याने तो फुल टाइम 12 आवरचा आउटपुट काढलेलं नाही. सगळ्यांना समजत असेल माझा आउटपुटचा कन्सेप्ट समजून घ्या. जेव्हा मी अभ्यासाला बसणार 3 तास तर माझ्या डोक्यात बाहेरचे कुठलेही विचार नको, माझं फक्त कॉन्सन्ट्रेशन त्या पुस्तकात असला पाहिजे. मग तुम्ही म्हणणार सर असं होतच नाही, तर होतं. अभ्यास करण्याची एक पद्धत असते, ती पण इथे मी तुम्हाला सांगतो. अभ्यास करताना नेहमी कॉपी आणि पेन तुमच्या हातात असलं पाहिजे. एक पॅरेग्राफ तुम्ही वाचला तर त्या पॅरेग्राफचे नोट्स तुम्ही लिहिले पाहिजे. त्या पॅरेग्राफचं प्रॉपर प्रेझेंटेशन आपल्या भाषेत कसं करता येतं ते तुम्ही विचार केला पाहिजे. आणि त्या पॅरेग्राफच्या प्रॉपर प्रेझेंटेशन तयार करण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल फ्लो चार्ट तयार करणे, पाय चार्ट तयार करणे, हे प्रेझेंटेशन करण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे. म्हणजे तुमचा पूर्ण वेळ, पूर्ण माइंड हा त्यामध्येच गुंतलेला असतो. फर्स्ट रीडिंग, देन अंडरस्टँडिंग, देन रायटिंग, देन प्रेझेंटेशन. म्हणजे आपण रीड करतो, त्याला समजून घेतो, नंतर त्याला समजून घेतल्यानंतर त्याला प्रेझेंट कसं करायचं यावर डोकं चालवतो, आणि मग ते लिहितो, त्याला प्रेझेंट करतो. म्हणजे याचा अर्थ तुमची 4दा रिव्हिजन झाली एका पॅरेग्राफवर. वाचता बरोबर तो परफेक्ट तुमच्या डोक्यात गेला. तो तुमच्या डोक्यात गेला म्हणजे याच्यानंतर तो तुमच्या डोक्यातून बाहेर निघणारच नाही. जे वाचलं ते परफेक्ट तुम्ही वाचलं. मी एका दिवसात 10 पेजेस वाचले, एका दिवसात 50 पेजेस वाचले, एका दिवसात एक पुस्तक वाचलं, त्याला अर्थ नाहीये. तुमच्या लक्षात किती आहे, दैट इज आउटपुट. आपने कितना पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ध्यान में कितना है, आपको समझा कितना, वो इंपॉर्टेंट है. उसको मैं आउटपुट बोलता हूं. अगर आपने एक दिन में 10 पेजेस पढ़ लिए और आपको उस 10 पेजेस की हार्डली 1-2 लाइन पता है, तो आपका आउटपुट सिर्फ 2 लाइन का है.
हाँ, अगर आपने दिन में 2 पेजेस पढ़े और सारे की सारी चीजें आपको पता है, आपको आपके दिमाग में फिट हो गई है, तो आपका आउटपुट 2 पेजेस का है। तो मैं उसको इम्पोर्टेंट देता हूँ। आप जितना भी समय पढ़ने बैठो, तो जितना समय पढ़ने बैठते हो वो पूरा समय आपने निचोड़ना चाहिए और उसका आउटपुट आपने निकालना चाहिए 100%। तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा और आप ये कर सकते हो। हर कोई ये कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं जो ये नहीं कर पाता। बस उसका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, उसने सोच लेना चाहिए की मुझे ये करना है। त्याची इच्छा शक्ती प्रगल्भ असली पाहिजे, त्याने विचार करायला पाहिजे की मला हे करायचंच आहे आणि त्यासाठी मला माझं 1 वर्ष पूर्ण झोकून द्यायचं। तो ये होता है आउटपुट, और पढ़ने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद रिवीजन आती है। तो जब हम रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज करते समय आप जो पढ़ते हो वो किसी को बताने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने आज एक आध बार कुछ पढ़ लिया, मान लो कि मैंने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया कि इंडिया में कुछ फिजियोग्राफिक रीजन है, द नॉर्दर्न हिमालय, द नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन प्लेटू रीजन। तो वो मुझे लॉन्ग टर्म कैसे ध्यान में रहेंगे, मतलब मेरे माइंड में फिट कैसे हो जाएंगे ना। ऐसा बोला जाता है कि हमें जो ब्रेन होता है वो 2 टाइप का होता है, या फिर जिसको माइंड बोलते हैं। एक माइंड होता है जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और कॉन्शियस माइंड ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। हमें जो चीज पढ़ी है उसे सब कॉन्शियस माइंड में फिट करनी है, कॉन्शियस माइंड में नहीं रखनी है, मतलब रैम में नहीं रखनी है। तो अब उस सब कॉन्शियस माइंड में उस चीज को भेजने के लिए हमें हमारे ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन का यूज करना पड़ता है। जितना ज्यादा सेंस ऑर्गन का यूज हम करेंगे, उतनी ज्यादा वो चीज हमारे दिमाग के या हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और लॉन्ग टर्म वो हमारे दिमाग में रहेंगी। हाँ, उसे लॉन्ग टर्म में भेजने के लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद राइटिंग। ये सारी चीजें हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो उसे जो पढ़ा है उसे हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में भेजने के लिए। और एक बार हमने उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया तो उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा हमें ध्यान में रहेगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। सक्सेस बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो, और खुद के डेवलपमेंट के लिए हार्डवर्क करना, यानी हम लोग बोलेंगे कि बहुत छोटी सी चीज है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो मेहनत करो, सक्सेस आपके पीछे भागेगा। गलतियां होंगी, उसको सुधारो। अगर कम समय आप पढ़ पा रहे हो तो सोच के चल लो कि मुझे कुछ काम है, मुझे घर में समय देना पड़ता है, मुझे जॉब भी करना है, तो ठीक है, मेरा सिलेक्शन 1 साल में नहीं होगा तो 2 साल में होगा। मैं इस चीज को 2 साल में अचीव करूंगा, तो मैं क्या करूं 6 आवर इंटू 2 years कर दीजिए। मतलब डेली 6 घंटे पढ़ना है, 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई सोचेगा अरे यार मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है, मुझे जॉब पर भी जाना पड़ता है, घर में भी काम करना पड़ता है। तो ठीक है, सोच लो कि आपको सिर्फ 3 घंटे मिल रहे, तो 3 hour इंटू 4 year कर लीजिए। 4 साल बाद तो आप ऑफिसर बन जाओगे। मतलब आपने अपने हिसाब से उस कैलकुलेशन को ढालना है, बट मेहनत करनी है। अगर आप अच्छे से करोगे तो निश्चित ही आप सक्सेस हो जाओगे।
आपको सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मिलेगा और आप अच्छा कुछ कर पाओगे, अपने भाई बहनों के लिए, अपने गांव के लिए आप आइडियल बन पाओगे। और सच में आइडियल बनो। हम लोग काफी महान लोगों को देखते हैं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, जिन्होंने एकदम झिरो से म्हणजे शून्यातून आपलं विश्व निर्माण केलं असं म्हटलं जातं। तर ते शून्य होते, शून्यातून त्यांनी विश्व निर्माण केलं, जेणेकरून मी तर म्हणणार त्यांनी त्या शून्यात सगळ्या विश्वाला आणलं आणि आपल्या देशाची राज्यघटना लिहिली। तर असे बरेच महान व्यक्ती आहेत ज्यांचा आदर्श आपण आपल्या पुढे ठेवू शकतो आणि मेहनत करून, प्रयत्न करून आपण पुढे जाऊ शकतो, आपलं आयुष्य सुधारू शकतो, आपल्या सोसायटीचं आयुष्य सुधारू शकतो, आपल्या समाजाचं आयुष्य सुधारू शकतो। तर कुठलीही काही अडचण असेल तर तुम्ही मला संपर्क साधू शकता। काहीही तुम्हाला विचारायचं असेल, कुठल्याही प्रकारची समस्या असेल तर तुम्ही माझ्यासोबत डिस्कस करू शकता। मी सरांच्या परवानगीने इथे माझा मोबाईल नंबर सांगतो, जेणेकरून तुम्हाला कुठलीही समस्या असेल अभ्यासासंदर्भात किंवा काही पण, की असं वाटतं की मला ही अडचण आहे सर, मी हे करू शकणार का, तर ते तुम्ही मला विचारू शकता, कधी पण विचारू शकता। मी तुम्हाला त्या संदर्भात प्रत्येक बाबतीत मदत करीन। सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मोबाइल नंबर बोलूं? Yes, you can. Yes, you can. 9823 867 411 9823 बताइए सर, बताइए। 9823 867 411 हा माझा मोबाईल नंबर आहे। कुठलीही समस्या असेल, काही पण, म्हणजे बरेचदा असं होतं की आपण फिनान्शियल प्रॉब्लेम आहे म्हणून अभ्यास करत नाही, बरेचदा असं होतं फैमिली प्रॉब्लम है म्हणून अभ्यास करत नहीं। तो ये जो एग्जाम है सारे प्रॉब्लम से परे है। आप किसी भी कंडीशन में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बस प्लानिंग की जरूरत है। हमें प्लानिंग करना होता है। फैमिली प्रॉब्लम है तो भी नो प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी नो प्रॉब्लम। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एग्जाम के लिए, पढ़ने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी नहीं है, बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है, आपके पास टाइम भी होना जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरत है वो प्लानिंग की। मतलब जो जॉब पर लग गया, जो नौकरी कर रहा है वो भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, जिसकी शादी हो गई वो भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, जिसको घर में प्रॉब्लम है, गरीब है, वो भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस एग्जाम को क्रॅक ना कर पाए। बस प्लॅनिंग चाहिए, ज्याला मी नियोजन म्हणतो, ते नियोजन पाहिजे। नियोजनाने तुम्ही ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकता। आजपासून डोक्यात हेच टाका की जर मला समाजात चांगला दर्जा पाहिजे, चांगल्या प्रकारची नोकरी मिळवायची आहे, तर मला माझ्या स्वतःसाठी, माझ्या स्वतःच्या विकासासाठी 1 वर्ष द्यायचं आहे। जी माहिती मी दिली थोडक्यात, ज्या वेळेत मला द्यायची होती ती सुटसुटीत देण्याचा प्रयत्न मी केला। माननीय प्रिन्सिपल सर शेंडे सर यांचा मी आभारी आहे की यांनी मला आज इथे विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी बोलावलं। थँक्यू सर। मी इथे माझं बोलणं संपवतो। थँक्यू सर। फार उत्तम रित्या तुम्ही हा सेशन घेतलेला आहे, खूप छान। हेलो, हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं वीरेंद्र तिलोंद्रे सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें ये बताया कि भाई किस तरह से हमारी ख्वाहिश हो, अगर कोई पोस्ट पाने की तो हम पा सकते हैं, और 1ली से 10वीं तक की जो किताबें हैं, बुक्स है, उसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह से हार्डवर्क के बारे में आपने बताया, डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। अब मैं ये कि भाई आखिर में लाइब्रेरियन मैम शिल्पा हिराचंद मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। प्लीज मैम। Thank you, sir. A very good afternoon to one and all. I, Shilpa Hirekhand, take this opportunity to propose a formal vote of thanks on the occasion of one-day webinar on an online orientation program for students on UPSC, MPSC, Civil Service Examination, jointly organized by Bhasha Abhyas Mandal, NSS, and Coaching for Entry Service of our college. I am very much thankful to the resource person of today's webinar, Mr. Virendra Pilondre, for his wonderful lecture. Sir, I assure you that students will definitely follow the techniques that you have discussed during the lecture to crack the competitive exam efficiently. Thank you very much, sir. First of all, I express my heartfelt gratitude to our principal, Dr. M.D. Bagre, sir, for his guidance and support. I also express my sincere thanks to the organizer, Dr. Swapnil Dahat, convener coaching in entry services, Dr. Ghazala Hashmi, convener Bhasha Abhyas Mandal, Dr. Vinod Shinde, coordinator of NSS, and all the team members for their continuous efforts to make this webinar a success. Thanks are also due to Dr. Renuka Roy for the technical support. I will be failing in my duty if I don't mention that actual focus of the webinar, that is students. I express my thanks to all the students for their presence. With the permission of chair, I declare the webinar to be over. Thank you very much. मैं चेयरपर्सन डॉक्टर बागड़े सर की परमिशन से प्रोग्राम को वीरेंद्र पिलोंद्रे सर के लिए है। शेर इस तरह से है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। It's a wonderful session. Pilondre sir, it's a wonderful session. Thank you. Very good. Thank you. Shall we end the meeting? चलो Okay, bye. sir. Bye bye.